डिमांड बढ़ेगी तो उसका जो एज एन एंटरप्राइज उसको बनाना वो स्कोप भी बढ़ जाता है। तो अगर वेजिटेबल की डिमांड बढ़ती है दैट मीन्स अगर कोई स्टार्टअप इसमें करना चाहे, वेजिटेबल में कोई स्टार्टअप करना चाहे तो वो एक सक्सेसफुल वेंचर हो सकता है। दूसरी चीज़ जो ये है कि जैसे हम अक्सर यहाँ पे हम इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक की बात करते हैं ना, बहुत जो हमारे यहाँ पे सेशंस हुए उनमें ये बात चली कि इनऑर्गेनिकली कल्टिवेट करें या ऑर्गेनिकली कल्टिवेट करें। देखिए इनऑर्गेनिक कल्टिवेशन या ऑर्गेनिक कल्टिवेशन दोनों में जब तक एक प्रॉपर डोजेज का इस्तेमाल, जो रिकमेंडेड प्रैक्टिसेस होती हैं, रिकमेंडेड प्रैक्टिसेस फॉर द एप्लीकेशन ऑफ एनी एग्रोकेमिकल, जब तक उसको फॉलो ना किया जाए, सही तरीके से कोई भी चीज़ अप्लाई ना किया जाए, वो नुकसानदेह हो सकती है, चाहे वो हम ऑर्गेनिक में करें चाहे वो हम इनऑर्गेनिक में करें। यहाँ पे जो ये स्लाइड है ये आपको ये दिखा रहा है कि एक रीजन है पंजाब में जहाँ पे कि एग्रोकेमिकल्स का इतना ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है कि उन लोगों की, उन फार्मर्स की अपनी ही सेहत उसे खराब होने लगी, इतनी खराब होने लगी कि वहाँ से एक ट्रेन जाती है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, एक ट्रेन ही जाती है पंजाब के उस एरिया से बीकानेर राजस्थान जाती है जहाँ पे उनका ट्रीटमेंट होता है। तो कहने का ये मकसद है कि अगर हम बहुत ज़्यादा यूज़ करें जितना कि रिकमेंडेड नहीं है किसी भी एग्रोकेमिकल का, वो फार्मर के अपने लिए भी नुकसानदेह हो सकता है और जो लोग उस वेजिटेबल को कंज्यूम करेंगे या उस प्रोडक्ट को कंज्यूम करेंगे उनके लिए भी वो नुकसानदेह हो सकता है। अब अगर हम बात करेंगे कि एक प्लांट जो होता है, एक क्रॉप जो होता है, उसको किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है, जैसे हम फर्टिलाइजर्स अप्लाई करते हैं, हम उसमें फर्टिलाइजर खाद डालते हैं, उसमें किस किस चीज़ की बेसिकली उसको ज़रूरत होती है, उसको डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। जैसे हम बोलेंगे प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स में हम बोलते हैं कि कार्बन की ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की, हाइड्रोजन की, नाइट्रोजन की, फॉस्फोरस की और पोटेशियम की। लेकिन ये जो कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है ये नेचुरली एक प्लांट को मिल जाता है, खुद ही एक्सट्रैक्ट करता है, वो एयर से एक्सट्रैक्ट करता है या जो हम वाटर उसको देते हैं उससे। लेकिन जो ये नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम है इनको हम प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, वो न्यूट्रिएंट्स जो कि एक प्लांट को चाहिए ही चाहिए अपनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। आम तौर पे जो एक फार्मर जानता है वो यूरिया को जानता है, वो डीएपी को जानता है और ये पोटैश यूजुअली आप डालते हैं ना, यूरिया, डाई, पोटैश, यही चीज़ें आप यूजुअली अपनी ज़मीन में डालते हैं। लेकिन ये चीज़ें आप क्यों डालते हैं? क्योंकि जो यूरिया होता है उसे उसको नाइट्रोजन मिलता है, जो आपकी क्रॉप होती है यूरिया से उसको नाइट्रोजन मिलता है। जो आप डीएपी यूजुअली इस्तेमाल करते हैं, जिसको कि डाई आप यूजुअली कहते हैं, उससे उसको फॉस्फोरस मिलता है। और पोटैश, म्यूरेट ऑफ पोटैश जो यूजुअली है, जिसको कि पोटैश खाद बोलते हैं, उससे उसको पोटेशियम मिलता है। तो ये तीन चीज़ें जो हैं, ये तीन न्यूट्रिएंट्स जो हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ए प्लांट। और इन तीनों चीज़ों का एक प्रॉपर डोज होता है कि हमें ये किस मिकदार में, किस क्रॉप में डालने चाहिए। जैसे अगर हम से पोटैटो की बात करेंगे, पोटैटो में हमें 160, 100, 100 डोजेज मिलेगी। अगर आप कहीं पे देखेंगे उस पर लिखा होता है 160, 100, 100। 160 kgs ऑफ नाइट्रोजन चाहिए, 100 kgs ऑफ फॉस्फोरस चाहिए और 100 kgs ऑफ पोटेशियम चाहिए। यही चीज़ें जो हैं, यही 160, 100, 100 kgs जो होते हैं वो हम किसके थ्रू देते हैं? खादों के थ्रू देते हैं, यूरिया के थ्रू देते हैं, पोटैश के थ्रू देते हैं या डाई के थ्रू देते हैं। इसलिए हम इन खादों का इस्तेमाल करते हैं। अब खादें, मैंने ये कहा कि खादें देने टाइम जब हम देते हैं उस टाइम भी हमें हमेशा क्या ध्यान रखना है कि जो इनका रिकमेंडेड डोज है उसका ध्यान रखना है। इससे ज़्यादा नहीं देना है, इससे कम नहीं देना है, ठीक है। इसके अलावा जैसे हम सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, इनकी डेफिशिएंसी अब हमें लगने लगी है कि ज़मीन में
चीज़ों की डेफिशिएंसी हो रही है। जैसे अगर टोमेटो की कुछ वैरायटीज़ हैं जिनमें कि अगर कैल्शियम की कमी होती है तो उसमें हम बोलते हैं एक डिजीज़, एक डिसऑर्डर आता है जिसको कि हम ब्लॉसम एंड रॉट बोलते हैं। आपने देखा होगा टमाटर में बहुत वो अच्छे से ग्रो हो रहा है, अचानक से एक साइड पे वो वाइट सा हो जाता है, उसको ब्लैक रीजन सा बन जाता है, ब्लैक स्पॉट जैसा आ जाता है, तो वो ब्लॉसम एंड रॉट होता है। उसको प्रिवेंट करने के लिए कैल्शियम का इस्तेमाल रिकमेंडेड है कि कैल्शियम का इस्तेमाल। तो अगर हम कहेंगे कि जो प्राइमरी एलिमेंट्स हैं, प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स हैं, वो हमें देने ही देने होते हैं, लेकिन जो सेकेंडरी और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हम तब अप्लाई करते हैं सॉइल में जब हमें उनकी डेफिशिएंसी लगती है, तब हम उनको अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आता है जिसको कि हम कहते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है, और ये जो मैन्योर्स लिखा है, मैन्योर्स में डिफरेंट मैन्योर्स हो सकते हैं। जैसे हम फार्म यार्ड मैन्योर कहते हैं, हम पोल्ट्री मैन्योर कहते हैं, हम शीप मैन्योर कहते हैं। ये सब हम क्यों ऐड करते हैं अपनी सॉइल में? ताकि जो मैंने बोला आपको नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की ज़रूरत होती है एक प्लांट को, उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए ये हम डालते हैं। किस चीज़ के बदले? जो केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं उनके बदले या उनके साथ साथ हम ये ऐड करते हैं अपनी सॉइल में। जो ये इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है, इसमें ये है कि हमें दोनों चीज़ें डालनी चाहिए, चाहे हम इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स की बात करें, चाहे हम ऑर्गेनिक मैन्योर्स की बात करें। तो ये एक ऐसा मतलब है जिसमें कि हम दोनों चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, दोनों चीज़ों को इंटीग्रेट करते हैं, डालते हैं अपनी ज़मीन में होंगे। उससे ये होता है कि जो फ़ायदे ऑर्गेनिक के होते हैं, जो फ़ायदे ऑर्गेनिक मैन्योर्स के होते हैं वो भी हमें मिलते हैं, और जो फ़ायदे इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स के होते हैं वो भी हमें मिलते हैं। अगर हम सिर्फ ऑर्गेनिक ऐड करेंगे सॉइल में, तो एक तो ये कि हमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में वो चाहिए होते हैं, जबकि उनकी अवेलेबिलिटी उतनी नहीं, ठीक है। क्वांटिटी में इसलिए ज़्यादा चाहिए, जैसे अगर हम यूरिया की बात करते हैं, यूरिया हमें तकरीबन 18 to 20% उसमें नाइट्रोजन होता है अगर हम यूरिया देखते हैं आमतौर पर। लेकिन जो FYM होता है उसमें सिर्फ 0.5% होता है नाइट्रोजन। दैट मीन्स कि हमें ये बल्क में ऐड करना है फिर अपनी सॉइल में, तब जाके वो नाइट्रोजन की कमी पूरी करेगा। उतनी मिकदार में नाइट्रोजन एक प्लांट को मिलेगी जितना कि रिकमेंडेड है। उस वजह से हमें ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए होता है, लेकिन उतनी क्वांटिटी में हमारे पास ये अवेलेबल नहीं होता है। तो इसलिए क्या कहा जाता है कि दोनों चीज़ों को हम साथ साथ इस्तेमाल करें, ऑर्गेनिक मैन्योर्स को भी और इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स को भी। दूसरी चीज़ जो ऑर्गेनिक की जो दूसरी चीज़ है जो कि वो हमारी सॉइल में ऐड करते हैं, वो जो सॉइल की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको एनहांस करते हैं। फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब होता है जैसे एरिएशन है, जो रूट होता है वो सॉइल में डेवलप होता है ना, तो उस सॉइल में उसको एयर चाहिए होता है। अगर उसमें पोरोसिटी अच्छी होगी, अगर उसमें जो होल्स हैं वो अच्छे होंगे, तब हवा एक जगह से दूसरी जगह जाए, तब उसमें एरेशन रहेगा। तो जब हम ऑर्गेनिक मैन्योर्स डालते हैं उसे एरेशन एनहांस होती है। दूसरी चीज़ जो होती है वो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो होती है एक सॉइल की, हम चाहते हैं कि इसमें ज़्यादा हो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, ताकि हमें बार बार इरिगेट ना करना पड़े। आप लोगों ने ये ऑब्जर्व किया होगा जहाँ कभी कहीं सैंडी सॉइल सेक्यूल ज़मीन या तंज अगर ज़मीन सेक्यूल आस जाओ तक अगर इस आब त्रावान सह नीर है ना, उसमें टिकता नहीं है वो पानी। तो वैसी ज़मीनों में हम रेकमेंड करते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर डालना चाहिए, ताकि इसमें रिटेंशन जो है पानी का वो रहे, रुके पानी इसमें, ताकि हमें बार बार पानी ना देना पड़े। तो दूसरी चीज़ उसे ये। तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है जो ऑर्गेनिक जो हम मैन्योर्स ऐड करते हैं उसे क्या होती है, तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये होती है कि जो माइक्रोफ्लोरा होता है, जिसको जैसे हम बायो फर्टिलाइजर्स बोलते हैं ना, बायो फर्टिलाइजर्स,
वो ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जो कि हम ऐड करते हैं सॉइल में ताकि जो अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स है वो एनहांस हो जाए। ना अस वनान बायो फर्टिलाइजर्स ज़मीनस मज ऐड करान ताकि यम करन कन्वर्ट युस जन अनअवेलेबल फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स आसान टू अवेलेबल फॉर्म। वो युतुई जन अगर यम बायो फर्टिलाइजर कम आसान अगर यम खत्म आसान सॉइलस मज गमत अगर इस तक ऐड रोजो करान ते फर्टिलाइजर सु कर फर्टिलाइजर कर असर कहीं तिकाज तिम किम मतलब केम यम जन अस कन्वर्ट कर टू अवेलेबल फॉर्म तिम आसान कहीं तम मूजूब ति वनान कि जन ऑर्गेनिक मैन्योर्स तिम पजन असे ऐड करन पन्निस ज़मीनस मज। तो वन जन मुख्तलिफ यम जन ऑर्गेनिक मैन्योर्स यम जन इस्तेमाल हेको कर तथ मज यूजुअली आसान ये जन गुह नेरान गाना मज FYM फार्म यार्ड मैन्योर यथ वन इथे कन ब्याक शीप मैन्योर वन ब्याक पोल्ट्री मैन्योर मगर युथुई चाहे अंडर प्रोटेक्टेड कंडीशंस आसन अस चीज इस्तेमाल कर चाहे अंडर ओपन कंडीशंस आसन इस्तेमाल कर हमेशा याद थवन दैट वी हैव टू डिकम्पोज देम प्रॉपर्ली यम गसन डिकम्पोज गसन असल पट यम गसन सडन असल पट यह कि अनान म्यूल कुन जाए चाहे गुह चाहे यह शीप मैन्योर सह त्रो पन्निस ज़मीनस मज तह कर यह प्रॉपरली डिकम्पोज कर यह सड़ोमुत असल पे कंपोस्ट बनोमुत कंपोस्ट बनाने तरीका योतान तम तरीक फॉलो करो यह मतलब एडवाइजेबल कि हेको यह पन्निस ज़मीनस मज ऐड कर तम विज गसान नुकसान फायदे बदल नुकसान नुकसान क्या गसान कि अगर अनडिकम्पोज फार्म यार्ड मैन्योर पन्निस ज़मीनस मज त्रो तथ वुचान तथ हेकान यम जन ग्राब आसान खड़केम हेकान वत ज़मीनस मज इथे कन घास ब्योल हेकान तो सानिस ज़मीनस मज घास हेकान वीड ग्रोथ गो योतान अस यह प्रॉपरली डिकम्पोज फॉर्मस मज मिले तोतान पज यह ऐड कर ज़मीनस मज कह। तो यम जन यम मैन्योर्स आसान दोन किस्म दे कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू टू वन इज द bulky organic manure and another is the concentrated organic manure। Bulky organic manure, when you have to add it in bulk, that means the concentration of nutrients is quite low in it। तो यम जन concentrated आसान तिमन मन concentration of nutrients थोड़ा ज़्यादा। हाँ? क्या? इसके बाद है ग्रीन मैन्योरिंग। ग्रीन मैन्योरिंग का कॉन्सेप्ट तो यूजुअली ओपन फील्ड कंडीशंस में ही हम करते हैं। अब जब मैं बायो फर्टिलाइजर्स बोल रही थी, बायो फर्टिलाइजर्स में हमारे पास और भी हैं, जैसे एजोटोबैक्टर है, राइजोबैक्टीरियम है, एजोला है, एजोस्पाइरिलियम है। इसमें बेसिकली हम 3 चीज़ों की बायो फर्टिलाइजर्स यूज़ कर सकते हैं। एक वो जो नाइट्रोजन की अवेलेबिलिटी, जो मैंने बोला कि हमारे पास प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स हैं जिनको हमें देना ही देना होता है प्लांट को, उनमें मैंने बोला नाइट्रोजन होता है, फॉस्फोरस होता है और पोटेशियम होता है। अगर हमें नाइट्रोजन की अवेलेबिलिटी एनहांस करनी है अपनी सॉइल में, तब हम वो बायो फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं जो कि इसके नाइट्रोजन की अवेलेबिलिटी करेंगे, और उनमें एजोटोबैक्टर आता है। दूसरा जो फॉस्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया जिसको हम बोलते हैं, जो कि फॉस्फोरस की अवेलेबिलिटी को एनहांस करते हैं। तीसरा पोटेशियम सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया जो कि पोटेशियम की अवेलेबिलिटी को एनहांस करते हैं। और ये देखा गया है कि अगर हम इनका इस्तेमाल अपनी सॉइल में करते हैं तो जो हमारा इनऑर्गेनिक सोर्सेज होते हैं वी कैन कट ऑफ देम। तब हमें जैसे अगर हमें 100 kg देने हैं यूरिया के, अगर हम बायो फर्टिलाइज़र अपनी ज़मीन में ऐड कर चुके हैं तो हम 25% लेस डोज दे सकते हैं, तकरीबन 25% तक हम अपना यूरिया डाई या पोटैश को कम कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो शालीमार में भी हैं जो बनते हैं ये बायो फर्टिलाइज़र्स, इनका प्रोडक्शन होता है, जो हमारा फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर वाडूरा है वहाँ पे
वो ये बनाते हैं शालीमार माइक्रोब्स के नाम से ये बनता है, और हम उन शालीमार माइक्रोब्स को अपने फील्ड में यूज़ करते हैं, जिससे कि हमने देखा है जो इनऑर्गेनिक यूरिया या ये चाहिए होता है DAP या NOP, उसको हम काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। ये मैंने आपको बोला कि इससे क्या होता है। फिर दूसरी चीज़ है कि अगर इन चीज़ों को एज एन एंटरप्राइज कोई करना चाहे, जैसे मैंने आपको बोला मैन्योर्स की डिमांड बढ़ती है, जब वेजिटेबल की डिमांड बढ़ेगी, वो इनपुट्स जो वेजिटेबल को रेज करने के लिए लगते हैं नेचुरली उनकी भी डिमांड बढ़ सकती है। तो ये ऐसा यहाँ पे है कि अगर आप इनकी प्रोडक्शन करना चाहें तो यू कैन गो फॉर अ स्टार्टअप विद दिस। आप अपना एक एंटरप्राइज इसका भी बना सकते हैं। अगर जैसे हम वर्मी कंपोस्ट की बात करते हैं ना, वर्मी कंपोस्ट आपने सुना होगा, जो बुनसिंग खाद या जलमनाच, उसमें अगर हम देखें ना, जैसे ये एरिया है, यहाँ पे हमने अपना वर्मी कंपोस्टिंग यूनिट बनाना है, मतलब इतना लैंड है हमारे पास, तो हार्डली मुझे लगता है 20,000 तक खर्चा आएगा कि हम यहाँ पे पिट्स बना सकते हैं और एस्टैब्लिश कर सकते हैं। तो 20,000 का खर्चा ऐसा कोई बड़ा नहीं है। अगर छोटा सा कोई एंटरप्रेन्योर है जो इसको ये स्टार्ट करना चाहता है तो वो आराम से स्टार्ट कर सकता है इस वेंचर को। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बोलूँगी कि वर्मी कंपोस्टिंग वगैरह हम कैसे करते हैं। इसी तरह से दूसरी चीज़ है डिफरेंट मैन्योर्स हैं जिनको आप बना सकते हो अगर आप इसका वेंचर स्टार्ट करना चाहते हो। इसी तरह से अगर आप बायो फर्टिलाइज़र भी बनाना चाहते हो, बायो फर्टिलाइज़र का मैन्युफैक्चर करना चाहते हो, तो उसके लिए भी हमारे पास टेक्नोलॉजीज हैं जो हम आपको दे सकते हैं। सिंगल सुपर फॉस्फेट, सिंगल सुपर फॉस्फेट जैसे हम बोलते हैं ना DAP, डाई अमोनियम फॉस्फेट, सिंगल सुपर फॉस्फेट भी वैसे ही एक फर्टिलाइज़र का नाम। तो यहाँ पे जैसे मैं आपको बोल रही थी कि इनका जो ये केमिकल कंपोजिशन जो इनका होता है डिफरेंट कंपोस्ट का, जैसे मैंने बोला आपको FIM में बहुत कम कंसंट्रेशन होती है नाइट्रोजन की, उसी हिसाब से डिफरेंट मैन्योर्स दिए गए हैं, उनकी कंसंट्रेशन है NPK की क्या कंसंट्रेशन होती है। फिर है कि ये वर्मी कंपोस्ट जो हमने बोला, वर्मी कंपोस्ट एक ऐसा कंपोस्ट है जो कि विद द हेल्प ऑफ वर्म्स बनता है। और ये कैसे बनता है, ऐसे हम इसमें वर्मी बेड्स बना सकते हैं, कंक्रीट बना सकते हैं, या कंक्रीट करने की ज़रूरत भी नहीं है, नॉर्मली भी हम बना सकते हैं। वो मैं आपको दिखाऊंगी कैसे। देखिए ये जो है ये हमारे स्टूडेंट्स का है जिन्होंने कि ये वर्मी कंपोस्ट बेड्स बनाए हुए हैं। इसमें सिंपली आपको एक एरिया होगा, आपके पास ज़मीन होगी आपके पास, उसमें ऐसे पिट्स बनाने हैं। ये आप देख रहे होंगे पिट्स बना रहे हैं। तो इन पिट्स के ऊपर फिर मड प्लास्टिंग होती है, जैसे बोअर कर पिटन बोअर कर। अगर हमें लो कॉस्ट वर्मी कंपोस्टिंग की तरफ जाना है तो हम पहले पिट्स बनाते हैं, उसके बाद उस पर मड प्लास्टिंग करते हैं। ये है प्रोसीजर कि कैसे मड प्लास्टिंग की जाती है। ये सारा मतलब इतना इजी है कि ये हमारे स्टूडेंट्स ने बनाया है सारा। उसके बाद इसमें फीड मटेरियल जिसका कि हम कंपोस्ट बनाएंगे। क्या क्या चीज़ें हैं जो हम इसमें डाल सकते हैं ताकि हम कंपोस्ट बनाएं। जैसे हम इसमें काउ डंग डाल सकते हैं, हम इसमें वेस्ट जो भी हो हमारे पास, कोई भी वेस्ट हो, ऑर्गेनिक वेस्ट मतलब जो डिकम्पोजेबल वेस्ट होता है जो कि सड़ गल सकता है, वो वेस्ट हम इसमें डाल सकते हैं। जैसे हमारे पास बचा कुचा फूड होता है, किचन से वेस्ट निकलता है, वो सब हम इसमें, या इवन फार्म्स से वेस्ट निकलता है, जैसे हमारे जो फार्म्स हैं उनमें वेजिटेबल वेस्ट निकलता है, घास फूस निकलती है, हम उसको भी चॉप करके रखते हैं और फिर इन पिट्स में हम उसको ऐड कर सकते हैं और उसका भी हमें फिर खाद बनती है। या ग्रास क्लिपिंग्स होती हैं, उनको भी हम सड़ा के उसकी खाद बनाते हैं।
दूसरी चीज़ है कि इसमें हम क्या नहीं डाल, यहाँ पे देख रहे हैं आपके इसमें चॉपिंग कर रहे हैं, छोटे छोटे टुकड़े कर रहे हैं, तब जाके हम वो उन पिट्स में डाल सकते हैं। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो हम इनमें नहीं डाल सकते, इन पिट्स में जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस होती हैं, जैसे प्लास्टिक की चीज़ें हुई, पॉलीथीन्स हुए, रैपर्स हुए, जो डिग्रेड नहीं होते हैं, उन चीज़ों को हम इसमें नहीं डालते हैं। इसी तरह से जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, मतलब खट्टे फ्रूट्स जो होते हैं, नींबू हुआ, संतरा हुआ, वो हम इसमें नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि जो हम बाद में इसमें अर्थवर्म्स डालने वाले हैं उनके लिए वो प्रॉपर फूड नहीं होते हैं, इसलिए हम ये सब चीज़ें नहीं डाल सकते। तो ये यहाँ पे मतलब इसकी फिलिंग हो रही है और फिर इसमें अर्थवर्म्स डाले जाएंगे। उनको हम वर्मी कल्चर बोलते हैं। तो एक पिट में जिसके डायमेंशंस पहले लिखे थे 10 फीट बाई 3 फीट बाई 2 फीट करके, उसमें हम 2.5 से 3 किलो वर्मी कल्चर हमें चाहिए होता है, वर्म्स चाहिए होती हैं वो। अब ये सवाल उठता है कि वर्म्स जो होती हैं ये कोई नॉर्मल जो रेंगती हैं अर्थवर्म्स, बुमसेनियम आसान से तिम अपना हेकान यूज करित क्या अम खतर एक स्पेशल टाइप ऑफ earthworms are needed called Eosinophilida या red worms, we need them vermicomposting के लिए, वही यूज होते हैं। तो उसके बाद हम इसको ऐसे कवर कर सकते हैं, इसमें हमें पानी वगैरह देना होता है ताकि ये मॉइस्ट रहे। फिर इसमें थोड़ा टर्निंग वगैरह करनी पड़ती है और एट द एंड तकरीबन 60 डेज पे, 2 महीनों के बाद हम इसकी सीलिंग करते हैं और ये जो बनता है ये होता है वर्मी कंपोस्ट, जिसको कि हम अपनी सॉइल में ऐड कर सकते हैं एज अ मैन्योर। ये ऐसे आप यूज़ कर सकते हैं, चाहे आपके पास फ्रूट ट्रीज हों, चाहे आपके पास वेजिटेबल्स हों, स्मॉल ट्रीज हों, उनमें हम ऐसे इस डोज पे ये ऐड कर सकते हैं। इसी तरह से दूसरी चीज़ है जिसको कि हम वर्मी वॉश बोलते हैं, ये लिक्विड फॉर्म में होता है। इन्हीं ड्रम्स में इसका भी एक प्रोसीजर है बनाने का, जिसको कि हम एज टॉनिक यूज़ कर सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं अपने प्लांट्स पे, जिससे कि वो हेल्दी हो जाते हैं प्लांट्स। अगर हम इसको यूज़ करेंगे वर्मी वॉश को तो हमारे प्लांट्स हेल्दी हो जाएंगे। वर्मी वॉश होता है वर्मी वॉश, तो मैंने सुना है कि ये जो मतलब जो ये हमारी सब्जी होती है इसके जो छोटी छोटी कीड़े लगे लग जाते हैं, तो उसमें ये बताया गया था कि 1 लीटर आप अगर वर्मी वॉश दे दें 5 kg फिर आप स्प्रे कर दें तो उसके बाद वो इंसेक्ट्स मर जाते हैं। बिल्कुल सही है। इससे का जो एफिड होता है ना, से वो काफ़ी हद तक कंट्रोल होता है। इसमें हमें 1:10 रेशियो, जो हमारे पास जैसे वर्मी वॉश की 1 लीटर बॉटल है उसको हम 10 लीटर्स ऑफ वाटर के साथ ऐड कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम अपने किचन गार्डन में या कहीं भी हम इसको स्प्रे कर सकते हैं, उससे जो इंसेक्ट कंट्रोल होता है, और दूसरा ये कि उससे प्लांट हेल्दी हो जाता है। प्लांट को एक्चुअली माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो भी चाहिए होते हैं, या इवन ग्रोथ हार्मोन्स इसमें होते हैं, जिससे कि प्लांट हेल्दी हो जाता है। अच्छा, दूसरी चीज़ जो थी जो मैं बोल रही थी कि हम अगर नॉर्मली भी ओपन कंडीशंस में भी अगर हम देखें तो हमारा फ्रूट सेट जो है कुकर बिट्स में फ्रूट सेट कम होता है ना, बना सही पट के उसमें हम क्या बोलते हैं कि हमारे पास पॉलिनेशन का एक रीज़न होता है कि इसमें प्रॉपर पॉलिनेशन नहीं होती है, या तो हमारे पास पॉलिनाइजर्स प्रॉपरली अवेलेबल नहीं होते हैं, या कोई और रीज़न होता है जिसकी वजह से कि पॉलिनेशन फेल हो जाती है। उस टाइम पे हम क्या कर सकते हैं, अगर हमारा छोटा एरिया है तो उसमें हम हैंड पॉलिनेशन कर सकते हैं, हाथ से पॉलिनेट कर सकते हैं।
अगर हमारे पास बड़ा एरिया है, जैसे हेक्टेयर 2 हेक्टेयर है, तो उसमें हैंड पॉलिनेशन तो पॉसिबल नहीं है, उसमें हम फिर बी हाइव्स लाते हैं। वही अपनी लैंड पे रखते हैं बी हाइव्स जो कि पॉलिनेशन करते हैं। अब अगर हमें हैंड पॉलिनेशन करनी है, हैंड पॉलिनेशन में जो क्यूकरबिट्स होते हैं उसमें 2 टाइप्स ऑफ फ्लावर्स होते हैं। एक होता है मेल फ्लावर, एक होता है फीमेल फ्लावर। जो फीमेल फ्लावर होता है उसमें ऐसा छोटा सा हमें पहले ही दिखता है, कुकम्बर हो या ये हो, छोटा सा पहले ही होता है उस फ्लावर। तो हमें मेल फ्लावर से पोलन डस्ट लानी होती है और उसको फीमेल फ्लावर पे डालनी होती है, जिसे कि हम हैंड पॉलिनेशन कहते हैं। फिर हम आते हैं कि अगर हम कोई वेंचर स्टार्ट करना चाहते हैं, वेजिटेबल्स में ऐसी क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं कि हम कोई वेंचर स्टार्ट, कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। एक तो है कि जो नीश क्रॉप्स हैं या जो ट्रेडिशनल वेजिटेबल्स यहाँ की हैं उनको हम कल्टिवेट करें, जैसे कि आप कल्टिवेट इस टाइम कर रहे होंगे। मतलब जो यहाँ के ट्रेडिशनल क्रॉप्स हैं उसमें जैसे साग हुआ, कड़म हुआ, है ना, नॉल खॉल, केल या कॉलीफ्लावर, कैबेज, ये सब ट्रेडिशनल क्रॉप्स हैं जो हम यहाँ पे कल्टिवेट करते आ रहे हैं, या रूट क्रॉप्स हैं जो हम यहाँ पे कल्टिवेट करते आ रहे हैं, या सोलनेशियस फैमिली में हमारे पास टोमेटो है, ब्रिंजल है, कैप्सिकम है, ये हम यहाँ पे कल्टिवेट कर रहे हैं ट्रेडिशनल। अब ये नीश क्रॉप्स जो हैं इनमें है जैसे चिली है, जो यहाँ का चिली है, कश्मीरी चिली, वो एक नीश क्रॉप है यहाँ का। क्यों? क्योंकि जो क्वालिटीज़ यहाँ के चिली में है वो बाहर हमें नहीं मिल पाती। जो यहाँ का चिली है, कश्मीरी चिली, उसमें बेसिकली इसमें 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। एक को हम बोलते हैं कलर, दूसरा होता है पंजेंसी, है ना, 2 चीज़ें होती हैं। जो कलर होता है वो होता है एक जिसको कि हम बोलते हैं कैप्ज़ैंथिन। इसमें एक इंग्रेडिएंट होता है जिसको हम कैप्ज़ैंथिन बोलते हैं, उस वजह से ये कलर रिक्वायर्ड होता है। और जो पंजेंसी होती है वो कैप्साइसिन की वजह से होती है। तो इसमें एक ऐसा बैलेंस है नेचुरली कि इसमें कलर ज़्यादा है, कैप्ज़ैंथिन ज़्यादा है, और कैप्साइसिन जो है वो मीडियम है, मतलब ज़्यादा तीखा यहाँ का, तीखी यहाँ की ज़्यादा मिर्च नहीं होती है। तो उस वजह से ये बहुत, कलर की वजह से ये बहुत पॉपुलर है बाहर मार्केट में भी। अगर हम इसकी प्रोडक्शन बढ़ाते हैं, चिली की प्रोडक्शन बढ़ाते हैं, तो इसकी अच्छी डिमांड है। जो ड्राई चिली यहाँ का होता है उसकी अच्छी डिमांड होती है बाहर में। इवन अगर आप बाहर देखोगे जो पैकेट्स होते हैं उसमें लिखा होता है कश्मीरी चिली, जैसे मसाले के पैकेट्स होते हैं उनमें कश्मीरी चिली लिखा होता है। तो अगर इस चीज़ को हम एक्सप्लॉइट करें, अपने कश्मीरी चिली को ही हम आगे लें, तो वो एज ए सक्सेसफुल वेंचर यहाँ पे हो सकता है। दूसरी चीज़, जैसे पोटैटो की बात कर रहे थे, अगर हम पोटैटो सीड बनाएं, पोटैटो का सीड जो हिल्स का है उसकी अच्छी डिमांड हो सकती है प्लेन्स में, फॉर मतलब वो एज सीड हमारा क्रॉप ले सकते हैं। तो ये हैं जो ट्रेडिशनल क्रॉप्स हमारे पास हैं जो एज सम वेंचर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है अंडर यूटिलाइज वेजिटेबल्स जो होती हैं। कुछ वेजिटेबल्स ऐसी, जैसे आप भी बोल रहे थे, गुच्छी जो होती है ना, अगर हम उसका ट्रेड करना चाहें, इसी तरह से और भी कई सारी हैं छोटी छोटी मतलब वेजिटेबल्स हैं जिनको कि हम ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, बट अगर हम नेशनल एंड इंटरनेशनल मार्केट की बात करेंगे तो वहाँ पे वो बहुत अच्छे रेट पे बिक सकती हैं। जैसे डैंडिलियन है, एक हांद छानिए तो मुजरा है इथेरियन 30%। बट अगर हम इसको प्रॉपरली प्रोड्यूस करें, प्रॉपरली मार्केट करें, ड्राई करें, तो ये एक अच्छा सक्सेसफुल वेंचर हो सकता है। फिर तीसरी चीज़ है एक्सोटिक वेजिटेबल्स। वो वेजिटेबल्स जो कि हम यहाँ पे ज़्यादा ग्रो नहीं, जो दैट हैव रिसेंटली बीन इंट्रोड्यूस्ड। उसमें आपने देखा होगा, जैसे हम ब्रोकली कहते हैं, है ना, ब्रोकली एक इम्पॉर्टेंट वेजिटेबल है जो एक्सोटिक में आता है, और जो हमारा क्लाइमेटिक कंडीशंस जो हमारे हैं, एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस, वो इसकी कल्टीवेशन के लिए बहुत कंडीशन है। मतलब हमारी कंडीशंस में ओपन में भी हम इसको रेज कर सकते हैं। चाहे ब्रोकली की बात करेंगे, दूसरा होता है जिसको हम ब्रसेल्स स्प्राउट्स कहते हैं, एस्पैरागस हो सकता है, लेट्यूस ऑफ कोर्स हो सकता है, जिसको कि हम ग्रो कर सकते हैं। और
इसमें ऑल्दो अभी हमें लोकल मार्केट उतना नहीं है, बट अगर हम मतलब टूरिस्ट्स का जो इन्फ्लक्स है यहाँ पे, जो फुटफॉल इंक्रीज हो रहा है ना, टूरिस्ट वारिया वन तिमन खतर सह एक्सप्लोर हेको अगर तिमन सप्लाई करो यम जन होटल्स वगैरह अगर तिमन सप्लाई करो तिमन से टाइप हेको कर, वो एक अच्छा सक्सेसफुल वेंचर हो सकता है व्हेन इट कम्स टू बिजनेस विद दीज वेजिटेबल्स। दूसरा जो अक्सर आप मतलब ऑर्गेनिक वेजिटेबल प्रोडक्शन भी चाहे अंडर प्रोटेक्टेड कंडीशंस की बात करें या ओपन कंडीशंस की बात करें, ये भी एक सक्सेसफुल वेंचर हो सकता है। अब ऑर्गेनिक में ये है कि ऑर्गेनिक में एक मेन चीज़ होती है जिसको हम सर्टिफिकेशन बोलते हैं। जब तक आपकी प्रोड्यूस गवर्नमेंट सर्टिफाई नहीं करेगी ये ऑर्गेनिक है, तब तक आपको वो प्राइस नहीं मिलेगा जिसके लिए आप ऑर्गेनिक वेजिटेबल कल्टिवेशन कर रहे हैं। ऑर्गेनिक अगर हम बड़े बड़े स्टोर्स में जाएंगे, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जो बड़े बड़े स्टोर्स होते हैं, वहाँ पे ऑर्गेनिक एक अलग ही सेक्शन होता है जहाँ पे कि ऑर्गेनिक प्रोड्यूस बिकती है। और ऑर्गेनिक प्रोड्यूस की जो कॉस्ट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल जो वेजिटेबल होता है। से फॉर इंस्टेंस अगर हम ब्रोकली की बात या कैप्सिकम की बात करेंगे, अगर नॉर्मल कैप्सिकम 30 रुपये kg होगा, ये 80 to 100 रुपीज़ kg होगा, जबकि मेहनत जो फार्मर की है वो उतनी ही दोनों में लगती है। अब फ़र्क क्या होता है, ये एक हाई एंड प्रोडक्ट है, ऑर्गेनिक जो है ये एक हाई एंड प्रोडक्ट है, इसके लिए एक ख़ास जो मार्केट है वो है, सब लोग इसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे ये महंगा होने की वजह से। लेकिन जो प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस हैं वो ऑलमोस्ट सेम है दोनों चीज़ों के। ऑर्गेनिक में हम सिर्फ जैसे मैंने मैनूअर्स की बात की, और इसमें पेस्ट कंट्रोल जो है वो भी ऑर्गेनिकली होता है, डिजीज़ कंट्रोल भी ऑर्गेनिकली होता है। इसमें थोड़ा हमें ये ध्यान रखना होता है कि जो एग्रोकेमिकल्स हैं इनऑर्गेनिक जो हैं वो इसमें कहीं से ऐड ना हो जाए, तब जाके हमें इसकी सर्टिफिकेट मिलेगी कि एक ऑर्गेनिक प्रोड्यूस। दूसरा जो है ऑफ सीजन वेजिटेबल कल्टिवेशन एक वेंचर हो सकता है इसमें। जैसे अगर ओपन कंडीशंस की बात करें, इन हाई आल्टीट्यूड एरियाज ना सन, जहाँ पे आप नॉर्मली सोचो कि मई में स्टार्ट होता है सीज़न, कुछ एरियाज हैं यहाँ जहाँ मई में स्टार्ट होता है सीज़न, हाई आल्टीट्यूड एरिया। अगर हम जैसे गुलमर्ग की बात करेंगे, पहलगाम की बात करें, वहाँ पे फरवरी में अभी बर्फ़ होती है, मार्च में अभी बर्फ़ होती है ना, फिर धीरे धीरे अप्रैल में स्टार्ट हो जाता है, और फिर करते करते मई में वो जैसे पोटैटो लगाना है, पीस लगाना है, रूट क्रॉप लगाना है, वो मई में चला जाता है। तो अगर मई में वो फॉर इंस्टेंस पीस लगाते हैं, मटर लगाते हैं मई में, तो जून जुलाई में वो तैयार हो जाता है। तो जुलाई में कहीं पे भी आपको पीस फ्रेश पी नहीं मिलेगा। तो अगर उस चीज़ को वो एक्सप्लोर करेंगे अंडर ओपन कंडीशंस, वो एक अच्छा वेंचर हो सकता है जिससे कि वो अच्छी कमाई कर सकते हैं। उसके बाद है नर्सरी रेजिंग। जो है नर्सरी रेजिंग अगर हम अंडर प्रोटेक्टेड कंडीशंस करेंगे, पॉली हाउसेस में अगर हम नर्सरी रेजिंग करेंगे, तो वो हमारे लिए एक अच्छा वेंचर हो सकता है। अगर आप यहाँ मतलब इर्द गिर्द भी देखेंगे, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे वेंडर्स हैं जो अंडर छोटे छोटे उनके पास पॉली हाउसेस हैं, लो कॉस्ट पॉली हाउसेस हैं, जो कि वो सीडलिंग रेज करने के लिए यूज़ करते हैं। नॉर्मली अगर इस ओपन कंडीशन मज मार्चस मज बवो ना सीड बवान, सह मे अप्रैल मे तक स्टार्ट गया अगर इस ओपन कंडीशन मज। मगर जो मैंने आपको बोला कि 2 टनल्स होती हैं, प्लॉचेस होते हैं, उनमें अगर हम फरवरी में सीड डालेंगे ना, मिड फरवरी, बाय द एंड ऑफ मार्च हमारे पास सीडलिंग बना होता है, चाहे कुकम्बर का हो, चाहे केल का हो, नॉलकॉल का हो, इन सब का हमारे पास होता है, और हम इसकी सेल भी करते हैं। और मतलब ये काफ़ी अच्छा रहता है हमारे लिए ना, व्हेन इट कम्स टू जनरेटिंग इनकम, व्हेन इट कम्स टू जनरेटिंग रेवेन्यू। हम भी देख रहे हैं कि जो ये लो टन्स वगैरह हैं जिसमें हम अर्ली नर्सरी रेजिंग करते हैं, वो हमारे लिए एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम बन सकता है। यम वेजिटेबल्स यहाँ पे जो हम ग्रो कर सकते हैं, अगर हम
ज़्यादा नहीं करते हैं, शायद इसलिए कि हमारे पास मार्केट का रहता है डर कि मे बी हमें कोई ये खरीदेगा या नहीं खरीदेगा। तो जब भी हम कोई वेंचर स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि इसका मार्केट यहाँ है या नहीं। अगर यहाँ मार्केट नहीं है तो हमें ये एक्सप्लोर करना है कि फिर हम इसको कहाँ बेच सकते हैं, तब जाके हम अपना जो है प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। ये भी एक है जिसको कि हम आर्टिचोक कहते हैं। आर्टिचोक भी एक बहुत इम्पोर्टेंट, जो कि एक बहुत हाई एंड प्रोडक्ट है जिसको कि हम यूज़ कर सकते हैं। या एस्पेरेगस। एस्पेरेगस भी एक एक्सोटिक वेजिटेबल है जिसको कि हम यहाँ अंडर ओपन कंडीशंस कल्टिवेट करेंगे। ये मतलब प्रोटेक्टेड में भी कल्टिवेट कर सकते हैं और ये बहुत अच्छा रिन्यूमरेटिव है इसको उगाना। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेट्यूस हैं। इसी तरह से चाइनीज़ कैबेज में अगर ये प्रोड्यूस करेंगे, ये भी बहुत कॉस्टली मिलता है। ऐसे तो हमें लगता ही नहीं है, घास फूस लग रहा है, बट अगर हम मार्केट में इसका मार्केट वैल्यू अगर हम देखें तो ये बहुत हाई एंड वेजिटेबल है। ये कलर्ड कैप्सिकम है जो कि हम अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस ही इसमें अच्छा कलर आता है, और ये अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन ही फिजिबल है इसको कल्टिवेट करना। ये है नर्सरी। जैसे मैंने आपको पहले भी बोला, इतना बड़ा पॉली हाउस सिर्फ नर्सरी रेजिंग के लिए हमें नहीं चाहिए होता है। अब ये है कि इस टाइम पे अगर हमें कल्टिवेट करने के लिए कोई क्रॉप नहीं होगा हमारे पास, तब जाके हम इसमें नर्सरी रेजिंग कर सकते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं फ्रूट ट्रेज हैं, ये भी मार्केट में इजीली मिल जाती है। ये फ्रूट ट्रेज या प्लांट ट्रेज जिनको बोलते हैं, इसमें आप कल्टिवेशन कर सकते हैं। और ये दूसरा है पॉलीपैक्स, जो कि आमतौर पे जो कुकरबिट्स होते हैं वो इन्हीं में बिकते हैं, है ना। आप खुद सोचिए कि एक पॉलीपैक जो है उसको हम 20 रुपये का, यहाँ पे भी 20 रुपये का बेचते हैं, जबकि इसमें अगर हम ऐड करें जो इनपुट कॉस्ट इसमें है, हार्डली 6 रुपये जाएंगे, 6 रुपये तक हार्डली जाएगा। ये हमारा ये है। तो टोटल नंबर ऑफ पॉलीपैक्स एक स्क्वायर मीटर में तकरीबन 192 तक जाते हैं, इवन 200 तक जा सकते हैं। फिर अगर हम 10 रुपये का ही इसको बेचेंगे तो टोटल इनकम जो है वो हमारे पास हो सकती है, मतलब अच्छी खासी इनकम इसे जनरेट हो सकती है अगर हम एक ही स्क्वायर मीटर की बात करेंगे। ये 200 तक रख सकते हैं हम इधर एक स्क्वायर मीटर। ये है क्रॉप व्यू, जो हम अपने जो हमारे यहाँ के पॉली हाउसेस हैं, जब उनमें क्रॉप लगी होती है तो ये व्यू रहता है। जैसे कलर्ड कैप्सिकम हम इनमें लगाते हैं, चिल्ली हमने लगाया हुआ था, या कुकम्बर हम लगाते हैं। ये क्रॉप्स यूजुअली यहाँ पे लगा सकते हैं। और अब हमारे यहाँ पे कुछ पार्टिसिपेंट्स हैं जिनको कुपवारा भी जाना है, तो इसलिए हम थोड़ा कंक्लूड करेंगे। इसके रिलेटेड अगर कोई है, आप कुछ पूछना चाहते हैं?